आज 10 सितंबर 2005 है। मैं पोलैंड की सीमा ब्रेस्ट पर हूँ। शाम के 6 बज रहे हैं और 20 से ज़्यादा बसें पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। मैंने कई नेताओं से यह बात सुनी जिनसे मैंने पूरे पूर्वी क्षेत्र, खासकर पोलैंड के लिए समर्थन जुटाने की ज़रूरत पर बात की। वार्सो ने बेलारूस के साथ अपनी सीमा बंद कर दी और यहीं से यह सब शुरू हुआ। हजारों वाहन और लोग सीमा पार बिंदुओं पर फंस गए, लेकिन ये लंबी कतारें संकट का केवल एक प्रत्यक्ष चेहरा थीं। असली झटका दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर पड़ा, क्योंकि पोलैंड ने जो दरवाज़ा बंद किया था वह चीन का यूरोप के साथ सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक गलियारा था। और अब वह आर्थिक धमनी, जो सालाना 25 अरब डॉलर का राजस्व उत्पन्न करती है, एक ही राजनीतिक फैसले से कट गई है। पोलैंड का पहला और सबसे स्पष्ट कदम बेल्ट एंड रोड पहल, जो चीन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, को निशाना बनाकर उठाया गया। वर्षों से बीजिंग यूरोप में माल भेजने के लिए पारंपरिक समुद्री मार्गों के विकल्प के रूप में रेल परिवहन में अरबों डॉलर का निवेश करता रहा है। यह रेलवे लाइन समुद्री मार्गों से हफ्तों तेज थी और हवाई मार्गों से काफ़ी सस्ती थी। इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी, ऑटोमोबाइल के पुर्जे और अनगिनत उपभोक्ता सामान चीन से चलने वाली ट्रेनों के जरिए, इसी लाइन के जरिए यूरोप के केंद्र तक पहुंच रहे थे। और यूरोप में इस लाइन के प्रवेश में सबसे बड़ी बाधा पोलैंड का मालिसजेविजा टर्मिनल था। यह एक विशाल लॉजिस्टिक्स केंद्र था जहां एशियाई और यूरोपीय रेल प्रणालियां मिलती थीं और हर दिन हजारों कंटेनरों का लेन देन होता था। 12 सितंबर 2025 को पोलैंड ने कुझनिका, रोडना, सिएमियानोवका, स्विस्लाक और टेरेस्पोल ब्रेस्ट जैसे प्रमुख रेलवे क्रॉसिंग बंद करके मालिसजेविजा टर्मिनल को प्रभावी रूप से बंद कर दिया। अचानक चीन से सालाना 25 अरब यूरो मूल्य के माल का प्रवाह बंद हो गया। जैसा कि बेलारूसी रेलवे कर्मचारियों ने पुष्टि की, व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई थी। हजारों कंटेनर बेलारूसी गोदामों और स्टेशनों पर पड़े रहने लगे। बीजिंग के लिए यह सिर्फ देरी या वित्तीय नुकसान नहीं था, यह वन बेल्ट वन रोड परियोजना की नींव में ही लगाया गया डायनामाइट था। परियोजना की पूरी मार्केटिंग रणनीति तेज, विश्वसनीय और स्थिर होने के वादे पर आधारित थी। पोलैंड के एक ही फैसले ने दुनिया को दिखा दिया कि ये वादे कितने नाजुक थे। व्यापार मार्ग कभी भी पूरी तरह से आर्थिक नहीं होते। वे राजनीतिक इच्छा शक्ति, सैन्य तनाव और किसी एक देश की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के सामने कितने असुरक्षित होते हैं थे। इस झटके के बाद कूटनीतिक हलचल तुरंत तेज हो गई। बीजिंग ने वार्सो पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की। 15-16 सितंबर 2025 को पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की और चीनी कूटनीति के प्रमुख वांग यी के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। चीनी मंत्री ने व्यापार में व्यवधान पर अपनी चिंता व्यक्त की और सीमा को तुरंत खोलने की मांग की। हालांकि इस प्रतिक्रिया में नए पोलैंड और नए यूरोप का आत्मविश्वास झलक रहा था। सिकोर्स्की ने सीमा खोलने की कोई निश्चित तारीख बताने से इनकार कर दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि यह निर्णय पोलैंड की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के खिलाफ यूरोपीय संघ के किसी सदस्य द्वारा यह एक दुर्लभ अवज्ञा थी। पोलैंड जानता था कि वह चीन की आर्थिक ताकत के आगे नहीं झुकेगा, क्योंकि अब उसके पास एक ज्यादा मजबूत पत्ता था। वह त्रुप का पत्ता इस दोहरे प्रहार का दूसरा और ज्यादा घातक हिस्सा था। वार्सो ने बंद सीमा और 25 अरब यूरो के व्यापार का इस्तेमाल चीन को यूक्रेन पर अपना रुख अपनाने के लिए मजबूर करने के लिए एक हथियार के रूप में करना शुरू कर दिया। इसके अलावा पोलिश कूटनीति ने हाल के दिनों में बिना कुछ छिपाए इस रणनीति को खुलकर व्यक्त किया है। 15 सितंबर 2025 को विदेश मंत्री सिकोर्स्की ने एक और बयान जारी कर चीन से स्पष्ट आह्वान किया। सिकोर्स्की ने कहा, हम चीन को यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने और रूस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए और अधिक प्रयास करने के लिए आमंत्रित करते हैं। लगभग उसी समय पोलिश अधिकारियों ने मांग की कि बीजिंग अपने सहयोगी बेलारूस पर पोलिश सीमा पर अपनी हाइब्रिड कार्रवाइयों को रोकने के लिए दबाव डाले, यानी अनियमित प्रवासियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की उसकी नीति। इस दबाव ने चीन को अपने आधुनिक इतिहास की सबसे कठिन कूटनीतिक स्थितियों में से एक में धकेल दिया। बीजिंग, जो वर्षों से यूक्रेन युद्ध में तटस्थ रहा था, चुपचाप मॉस्को को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता रहा और पश्चिम की आलोचना करता रहा था, अब पोलैंड द्वारा अपना मुखौटा उतारने के लिए मजबूर हो रहा था। एक तरफ यूरोपीय संघ था, जो उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और एक महत्वपूर्ण आर्थिक गलियारा था। दूसरी ओर रूस था, जिसे वह पश्चिम के विरुद्ध एक रणनीतिक सहयोगी मानता था। पोलैंड ने चीन को इन दोनों हितों में से एक चुनने पर मजबूर कर दिया, जिससे बीजिंग को पुतिन के साथ अपने गठबंधन की वास्तविक कीमत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
इसके अलावा यह कीमत न केवल कूटनीतिक थी बल्कि सामाजिक, आर्थिक और भू राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत भारी थी। चूंकि सीमा बंद होने की घोषणा सुबह सुबह हुई थी, इसलिए कई लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। हजारों लोग, जिन्हें सीमा बंद होने की जानकारी आखिरी समय में मिली, अपने पासपोर्ट, सूटकेस और बच्चों के साथ बेलारूस पोलैंड सीमा चौकियों पर उमड़ पड़े। कुछ अपनी नौकरी बचाने के लिए, कुछ अपने परिवारों के पास पहुंचने के लिए और कुछ बस यूरोप में अपनी जिंदगी जारी रखने के लिए। लेकिन उन्हें जो मिला वह था विशाल स्टील बैरियर, सशस्त्र सीमा रक्षक और खामोश राजनयिक रेखाएं। भोर की पहली किरण ने संकट का खामोश चेहरा उजागर कर दिया। ब्रेस्ट टेरेस्पोल, सेम्योनोव्का और कुजनित्सा सीमा चौकियों पर वाहनों की कतारें मीलों तक फैली हुई थीं। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार दोनों देशों के बीच कम से कम 1680 कारें और 65 बसें बिना अनुमति के फंसी हुई थीं। लेकिन ये आंकड़े कहानी का एक छोटा सा हिस्सा हैं। हजारों लोग अभी भी सड़कों पर थे। बेलारूस के अंदरूनी इलाकों से आने वाले वाहनों के काफिले सीमा पर पहुंचने से पहले ही रोक दिए गए। बेलारूसी सुरक्षा बलों ने सड़कें जाम कर दीं और ड्राइवरों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वे वापस कहाँ लौटते? ज्यादातर के पास न तो कोई योजना बची थी और न ही वापस लौटने का कोई रास्ता। लेकिन असली तूफान रसद श्रृंखला के केंद्र में आया, क्योंकि पोलैंड द्वारा बंद की गई ये सीमाएं चीन और यूरोपीय संघ के बीच स्थापित 90% भूमि परिवहन नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण माध्यम थीं। 2024 में इस मार्ग पर माल की मात्रा में 10.6% की वृद्धि हुई और परिवहन किए गए माल का कुल मूल्य 25 अरब यूरो से अधिक हो गया। यह रेलवे लाइन समुद्री परिवहन की धीमी गति और हवाई परिवहन की उच्च लागत के विरुद्ध एक संतुलनकारी कारक रही है, खासकर टिमोशिन और अलीबाबा जैसी ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनियों के लिए। ये लाइन मुख्य जीवन रेखा थी जिसने ये सुनिश्चित किया कि ऑर्डर कुछ ही दिनों में यूरोपीय ग्राहकों तक पहुंच जाएं। पोलैंड की सीमा बंद होने से न केवल इस लाइन पर माल ढोने वाली ट्रेनें प्रभावित हुईं, बल्कि चीन के अंतर्देशीय प्रांत भी ठप हो गए, जिन्हें विकास का चमत्कार कहा जाता था। चोंगकिंग, चेंगदू और शियान जैसे शहर खासकर चीन की पश्चिमी खुली नीति के तहत विकसित हुए औद्योगिक केंद्र थे। ये शहर यूरोपीय बाजार के लिए उच्च तकनीक वाले उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण के लिए लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहनों के पुर्जे, स्मार्टफोन, 5G हार्डवेयर। और इन उत्पादों के लिए समय पैसे जितना ही कीमती था। जहां समुद्री मार्ग से शिपमेंट में औसतन 30 से 40 दिन लगते थे, वहीं रेल परिवहन ने डिलीवरी के समय में क्रांतिकारी बदलाव लाकर उसे घटाकर 12 से 14 दिन कर दिया। ऑर्डर के आधार पर उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों के लिए गति का यह अंतर बाजार हिस्सेदारी खोने या बनाए रखने के बीच की रेखा था। पोलैंड द्वारा अपनी सीमाएं बंद करने के साथ ही ये लाइनें अचानक बंद हो गईं। कारखानों में उत्पादन धीमा पड़ गया है, गोदाम पूरी तरह भर गए हैं, यूरोपीय खरीदारों को शिपमेंट रुक गए हैं, अनुबंध रद्द हो गए हैं और देरी के कारण अरबों युआन का जुर्माना लगना शुरू हो गया है। और सबसे बुरी बात यह है कि यह धारणा कि चीनी सामान तेज और विश्वसनीय होता है हिल गई है। व्यापार की आधारशिला विश्वास अब संदेह का स्थान ले रहा है। एक यूरोपीय आयातक नया ऑर्डर देते समय पूछता है, अगर पोलैंड एक सुबह उठकर अपनी सीमाएं बंद कर दे तो मुझे इन उत्पादों के लिए कितने हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा? बेईखानी दोष करते। बीजिंग के लिए इस आर्थिक संकट का अगला और सबसे भयावह चरण यह है कि यह एक सामाजिक संकट में बदल सकता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की वैधता निरंतर आर्थिक विकास और अपने लोगों की बढ़ती समृद्धि के उसके वादे पर टिकी है। जब यह अनुबंध टूटता है तो पार्टी का अधिकार भी डगमगा जाता है। अब सोचिए, चोंगकिंग की उन विशाल फैक्ट्रियों में जब उत्पादन धीमा हो जाता है तो क्या होता है? पहले शिफ्ट कम हो जाती हैं, बोनस में कटौती होती है। अगर संकट गहराता है तो छंटनी शुरू हो जाती है। लाखों मजदूर अचानक अपनी आय में कमी और अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। यह स्थिति न केवल एक आर्थिक समस्या है बल्कि एक सामाजिक टाइम बम भी है जो फटने को तैयार है। अपनी नौकरी खो चुके और अपने भविष्य को लेकर चिंतित लाखों लोगों का गुस्सा आसानी से सड़कों पर उतर सकता है। पश्चिमी प्रांतों से शुरू होकर विरोध प्रदर्शनों की लहर चीन के अन्य हिस्सों में भी फैल सकती है। यह बीजिंग के लिए सबसे बुरा सपना है। हजारों मील दूर पोलैंड में लिया गया एक फैसला सीधे तौर पर चीन की आंतरिक स्थिरता यानी कम्युनिस्ट पार्टी के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। लेकिन इस संकट ने सिर्फ चीन को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, पोलैंड में भी हालात बिगड़ गए। सरकारी नियंत्रण वाली पीकेपी कार्गो ने चेतावनी दी है कि देरी तो ठीक है, लेकिन अगर सीमा लंबे समय तक बंद रही तो व्यापार कजाकिस्तान, कैस्पियन सागर, काला सागर, तुर्की के रास्ते हो सकता है। विडंबना यह है कि पोलैंड द्वारा सीमा बंद करने का निर्णय लेने से ठीक एक सप्ताह पहले उसने पूरे यूरोप से माल ढोने वाली पहली वार्सो चीन मालगाड़ी का औपचारिक शुभारंभ किया था।
यह मार्ग यूरोप चीन रसद समीकरण में पोलैंड की महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। लेकिन अब उसी देश ने एक बटन दबाते ही इन मार्गों को बंद कर दिया है। पोलिश परिवहन संघ में रणनीतिक परियोजनाओं के निदेशक आर्टूर कोलेसियाक ने संकट की गंभीरता का सारांश इस प्रकार दिया। सीमा का पूरी तरह से बंद होना न केवल परिवहन के लिए बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी है। लगभग 10,000 बेलारूसी ड्राइवर इस समय पोलैंड में अपनी नौकरी पर वापस नहीं लौट पा रहे हैं। कुछ तो अपने देश भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस बंद के और भी गंभीर परिणाम होंगे। दवाइयों और खाने पीने जैसे समय संवेदनशील माल की आवाजाही बंद हो गई है। लिथुआनिया या लातविया के रास्ते शिपमेंट जैसे वैकल्पिक रास्ते संभव हो सकते हैं, लेकिन इससे समय और लागत दोनों बढ़ जाएंगे। इसके अलावा इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये वैकल्पिक रास्ते हमेशा खुले रहेंगे। इस कदम से वार्सो ने न केवल एक आर्थिक गलियारे में हस्तक्षेप किया है बल्कि बीजिंग और इस प्रकार पूरी दुनिया को 3 अलग-अलग स्तरों पर 3 बहुत ही स्पष्ट संदेश भी भेजे हैं। इनमें से प्रत्येक संदेश इस बात का संकेत देता है कि यूरोप भविष्य में किस प्रकार की विदेश नीति और सुरक्षा सिद्धांत अपना सकता है। पोलैंड का पहला और शायद सबसे क्रांतिकारी संदेश यही है। अगर चीन यूरोप में स्वतंत्र रूप से व्यापार करना चाहता है तो उसे यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले तत्वों से दूरी बनानी होगी। यह बयान एक नए सिद्धांत की अभिव्यक्ति है जो व्यापार को राजनीति से अलग रखने के उस सिद्धांत को जो अब तक मान्य रहा है बुनियादी तौर पर हिला देता है। वार्सो यूरोपीय बाजार से चीन द्वारा अर्जित अरबों यूरो पर सवाल उठा रहा है। अगर इस मुनाफे का इस्तेमाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस जैसे आक्रामक तत्वों को समर्थन देने के लिए किया जाता है तो यह व्यापार मार्ग अवैध है। पोलैंड द्वारा यहाँ उठाया गया कदम सिर्फ एक आर्थिक प्रतिबंध नहीं है बल्कि एक ऐसी घोषणा है जो यूरोपीय महाद्वीप के लिए एक नए सुरक्षा ढांचे की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह चीन को साफ साफ कह रहा है, अगर हमारी सीमाओं पर स्थिरता भंग हुई तो आपकी ट्रेनें भी रुक जाएंगी। ये एक ऐसा मोड़ है जहां पहली बार यूरोप में सुरक्षा और व्यापार इतने स्पष्ट रूप से जुड़े हुए हैं। दूसरा संदेश सीधे तौर पर मॉस्को के साथ चीन की रणनीतिक साझेदारी पर केंद्रित है। वर्षों से चीनी सरकार यह कहती रही है कि वह यूक्रेन युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, जबकि पृष्ठभूमि में रूस को उसके आर्थिक और तकनीकी समर्थन ने युद्ध को जारी रखने का मार्ग प्रशस्त किया है। माइक्रोचिप्स से लेकर औद्योगिक उपकरणों, ऊर्जा निवेशों से लेकर स्विफ्ट विकल्पों तक समर्थन की यह श्रृंखला रूस की युद्ध मशीन को चलाए रखने वाले महत्वपूर्ण तत्वों में से एक रही है। पोलैंड का संदेश यही है। यह साझेदारी न तो तटस्थ है और न ही महत्वहीन। अब आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। ये सिर्फ एक कूटनीतिक चेतावनी नहीं है, यह एक भू राजनीतिक ब्लैकमेल है जिसकी ठोस कीमत चुकानी पड़ी है। पोलैंड चीन के सबसे कमजोर बिंदुओं में से एक यूरोप के साथ उसके व्यापार मार्ग को निशाना बना रहा है। यहाँ अपनाई गई रणनीति बेहद परिष्कृत है। चीन अब यूरोपीय बाजार में रूस को दिए गए अपने समर्थन की कीमत चुकाने लगा है। पोलैंड के पास अब न केवल सीमा द्वार हैं बल्कि एक हथियार के रूप में उसकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा भी है। इस निर्णय के साथ चीन अब प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहा है कि मॉस्को के साथ उसके संबंधों का यूरोप में क्या प्रभाव पड़ता है। शायद सबसे महत्वपूर्ण संदेश पोलैंड का अपनी स्थिति के बारे में स्पष्ट बयान है। वार्सो अब यूरोप की भू राजनीतिक परिधि पर नहीं बल्कि उसके रणनीतिक केंद्र में है। इस संकट ने यूरोप में शक्ति संतुलन को भी अदृश्य रूप से बदल दिया है। पोलैंड न केवल बाहरी खतरों का डटकर सामना कर रहा है बल्कि उसने अपनी क्षेत्रीय नेतृत्वकारी भूमिका को भी मजबूत किया है। बर्लिन और ब्रुसेल्स की कायरता के विपरीत पोलैंड ने संकट का प्रबंधन किया है, अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं, चीन का डटकर सामना किया है और अपने सहयोगियों के साथ समन्वय में काम किया है। इससे यह सवाल उठता है कि यूरोप के पूर्वी द्वारों की रखवाली कौन कर रहा है, ब्रुसेल्स, पेरिस, बर्लिन या वार्सो? इस कदम से पोलैंड ने इस सवाल का प्रभावी ढंग से जवाब दे दिया है। जब महाद्वीप की सुरक्षा की बात आती है तो अब केवल प्रमुख राजधानियां ही नहीं बल्कि सीमा से लगे राज्य भी रुख को आकार देने, निर्देशित करने और निर्धारित करने वाले करता हैं। यह इस बात का सबसे ठोस संकेत है कि यूरोप के पूर्वी किनारे पर स्थित देश अब सिर्फ एक बफर जोन नहीं रह गए हैं बल्कि सक्रिय भू राजनीतिक खिलाड़ी बन गए हैं। इन सब के अलावा इस संकट ने सभी पक्षों के बीच संबंधों को बुनियादी तौर पर हिलाकर रख दिया है। पोलैंड चीनी संबंध अब कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। बीजिंग वार्सो को एक अविश्वसनीय और शत्रुतापूर्ण देश मानता है। दूसरी ओर पोलैंड ने चीन को एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित किया है जो रूस के अपराधों में भागीदार है और सुरक्षा के लिए खतरा है। संबंध
आपसी अविश्वास और कठिन सौदेबाजी के दौर पर आधारित होंगे। पोलैंड इस ताकत का पूरा इस्तेमाल करेगा। यह संकट मॉस्को और बीजिंग की असीम दोस्ती को उसकी सबसे कठिन परीक्षा में डाल रहा है। पहली बार पुतिन के युद्ध की वजह से चीन को प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है। बीजिंग सार्वजनिक रूप से मॉस्को का साथ नहीं छोड़ेगा। हालांकि बंद दरवाजों के पीछे चीनी राजनयिकों द्वारा अपने रूसी समकक्षों पर इस अस्थिरता को समाप्त करने का दबाव पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि पुतिन का युद्ध चीन के व्यापार और आंतरिक स्थिरता को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे दोनों सहयोगियों के बीच हितों का टकराव अपरिहार्य हो जाता है। इस बीच बेलारूस इस समीकरण में एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं रह गया है। लुकाशेंको द्वारा पैदा की गई अस्थिरता चीन की परियोजना के लिए हानिकारक है, जिससे वह एक अविश्वसनीय साझेदार और बीजिंग की नज़र में एक बोझ बन गया है। अंततः वारसो के इस दोहरे प्रहार ने बीजिंग को दोराहे पर ला खड़ा किया है। चीन या तो अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए रूस पर दबाव बढ़ाएगा और युद्ध समाप्त करने में मदद करेगा, या अपने रणनीतिक सहयोगी का समर्थन जारी रखेगा और यूरोपीय बाजार खोने का जोखिम उठाएगा। दोनों ही स्थितियों में जीत पोलैंड की होगी, जिसने साहसपूर्वक खेल के नियमों को फिर से लिखा है, और यूक्रेन की, जिसका वह समर्थन करता है। सीमा पर इंतजार कर रहे हजारों लोगों की त्रासदी इतिहास में इस क्रूर भू राजनीतिक शतरंज के खेल की सबसे दुखद कीमत के रूप में दर्ज हो गई है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या पोलैंड की रणनीति कामयाब होगी? क्या चीन व्यापार के लिए अपने सहयोगी रूस से मुंह मोड़ लेगा? अपने विचार कमेंट में साझा करें। नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।